स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, शंकर आईएएस की एनवायरनमेंट की जो हिंदी माध्यम की श्रृंखला हमने आरंभ की थी उसमें आगे चलते हैं। हम प्रदूषण के बारे में देख रहे थे। प्रदूषण को देखते देखते हमने प्रदूषकों के बारे में समझा था और वायु प्रदूषण को बढ़ाने वाले जो प्रदूषक होते हैं वो कौन से होते हैं यही जानने का प्रयास चल रहा था। कुछ प्रदूषकों का जिक्र पीछे भी हो चुका है, उसमें से अनेकों को हम देख चुके हैं और कुछ को देखना शेष है। तो यहाँ पर हम एक सारणी के माध्यम से उन्हें और बेहतर तरीके से समझेंगे। लेकिन आगे बढ़े इससे पहले कुछ आवश्यक जानकारी हमारे कोर्सेज के बारे में उसे देख लीजिए। दोस्तों, हमारे पेड कोर्सेज अलग अलग सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए संचालित हो रहे हैं, जिसमें यूपीपीएससी, एमपीपीएससी और बीपीएससी द्वारा कंडक्ट होने वाले एग्जाम्स हैं। इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी इसे लॉन्च किया गया है और ये सारे कोर्सेज वर्तमान में टेलीग्राम के माध्यम से चलते हैं। अगर आप इन्हें ज्वाइन करना चाहते हैं और घर बैठे अपनी तैयारी को एक नया आयाम देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए जो मोबाइल नंबर हैं उन पर संपर्क कर सकते हैं। 2 नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। उसके अलावा फ्री स्टडी मटेरियल और वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए 2 रास्ते आपके पास हैं। एक तो मल्ली यूपीपीएससी बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से टेलीग्राम का चैनल चलता है, उसे जरूर ज्वाइन करिए। वहाँ पर जितनी भी सूचनाएं और नोटिफिकेशन आपको मिलेगा वो आपको हमेशा अपडेटेड रखेगा, अद्यतन रखेगा। ये बात हुई। और उसके अलावा यूट्यूब पर जितने भी चैनल हमारे चल रहे हैं वहाँ जितने भी वीडियोस आप देखते हैं वो पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, निःशुल्क होते हैं। तो आप उनका पूरा फ़ायदा उठाइए, उसे देखिए, सुनिए और उसे नोट्स बनाइए। नोट्स बनाएंगे तो वो आपके खुद के बनाए नोट्स होंगे और आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होंगे, अंतिम समय रिवीजन में मदद करेंगे। तो ये कुछ बातें थी, अब चलते हैं आगे। इस सारणी में जो सारणी आपको स्क्रीन पर दिख रही है इसमें वायु प्रदूषकों का नाम दिया है, उनके स्रोत दिया है और उनके प्रभाव दिया है। मतलब 3 इसके हिस्से हैं, 3 स्तंभ इसमें हैं और तीनों स्तंभों में 3 अलग अलग चीज़ों का जिक्र किया हुआ है। एक तरफ प्रदूषक है, इन्हें आप इधर देख रहे हैं, इसके बाद इधर स्रोत है और यहाँ पर प्रभाव है। तो अब इन्हें आप देखिए। पहले है कार्बन के यौगिक। कार्बन के यौगिक में कार्बन के साथ सहयोग करके बनने वाले जितने भी पदार्थ हैं, खास तौर पे उसमें विशेष रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये है। यहाँ पर आप कार्बन के यौगिकों को देख लीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। और इनका स्रोत क्या होता है? तो इनका स्रोत होता है जीवाश्म ईंधन का दहन। जीवाश्म ईंधन का मतलब क्या? जितने भी पेट्रोलियम वाले ईंधन होते हैं उनकी बात की जा रही है, जो कि जीवाश्मों के लंबे समय तक दबे रहने के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के अंदर जो ताप और दाब का प्रभाव होता है उससे इनकी संरचना बदल जाती है और इनके अंदर कार्बन प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है। और जीवाश्म ईंधन हमारे जो दैनिक जीवन है इसमें ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत बने हुए हैं। तो इनका प्रयोग सीमित करने की आवश्यकता है, ये इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनसे भरपूर मात्रा में कार्बन का उत्सर्जन होता है और ये जो हमारी वायु है या वायुमंडल है उसके लिए घातक है। इसमें मोटर गाड़ी है, मतलब जीवाश्म ईंधन के जलने से भी ये पैदा होते हैं और जो दहन की प्रक्रिया है वो मोटर गाड़ियों के इंजन में भी होती है। मतलब जो गाड़ियाँ होती हैं वह अगर इन ईंधनों से चल रही हैं, आजकल तो सीएनजी वाले जो वाहन है उनका प्रचलन बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी एक बड़े पैमाने पर पेट्रोल और डीजल से चलने वाले साधनों की बहुतायत है। तो इस प्रकार के जो स्रोत होते हैं ये कार्बन के यौगिकों का उत्सर्जन करते हैं, उसमें विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जो हानिकारक गैसें हैं उनका। प्रभाव क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जब बढ़ेगी तो इससे जो हरित गृह प्रभाव है यानी ग्लोबल वार्मिंग वाली जो घटना से जुड़ी हुई चीज़ है वो यहाँ पर बढ़ेगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की ताप धारण की क्षमता उच्च होती है या ये कह लीजिए कि सर्वोच्च होती है गैसों में। तो यह तापमान को रोक कर रखती है, जो सौर विकिरण होता है उसको पूरी तरह से पृथ्वी से वापस नहीं जाने देती, ये बीच में ही उसको रोक लेती है और इससे वायुमंडल गर्म होता है और फिर वही ग्रीन हाउस वाली स्थिति जो है उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद वैश्विक ऊष्मन की घटना होती है और तरह तरह की समस्याएं आती हैं। श्वसन संबंधी दिक्कतें आती हैं, सांस लेने में दिक्कतें होती हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये तो श्वसन तंत्र की दुश्मन है। सांस के जरिए ये शरीर में प्रवेश करती है और उसके बाद ऑक्सीजन के जो प्रवाह का सिस्टम होता है, मतलब हमारे रक्त में ऑक्सीजन के प्रवाह की जो प्रणाली होती है उसको ये अवरुद्ध कर देती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन के साथ ये अभिक्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन नाम का एक वर्णक तैयार कर देती है और यह जो प्रति हीमोग्लोबिन है यह ऑक्सीजन के वितरण को ही प्रभावित कर देता है, मतलब उसे अवरुद्ध कर देता है। तो इस प्रकार से मृत्यु हो जाती है, या अगर मृत्यु नहीं भी होती है तब भी जो स्वास्थ्य है वो खराब हो जाता है। इसके बाद सल्फर के यौगिकों को आप देख लीजिए, इसमें SO2 और H2S है, ये दोनों सल्फर डाइऑक्साइड है और इसके अलावा हाइड्रोजन सल्फाइड है। यह दोनों सल्फर के यौगिक हैं और यह आते कहाँ से हैं? तो इनका जो उत्सर्जन है वो ताप संयंत्रों से होता है। इसके अलावा जो रिफाइनरी होती है
जहाँ पर शोधन का काम होता है वहाँ पर भी ये उत्सर्जित होते हैं। और प्राकृतिक रूप से अगर हम देखें तो ज्वालामुखी विस्फोट से इनका बड़े पैमाने पर उत्सर्जन होता है। कोई भी फैक्ट्री, कोई भी ताप संयंत्र इतना ज़्यादा उत्सर्जन नहीं कर पाएगा जितनी ज़्यादा मात्रा में ज्वालामुखी एक झटके में बाहर निकाल देता है। सल्फर से युक्त जो गैसें होती हैं वो बहुत तेज़ी से वहाँ के वायुमंडल में घुलने लगती हैं। जमीन के अंदर से उनका प्रस्फोटन होता है, विस्फोट होता है, और वहाँ पर मदहोशी जैसी स्थिति आ जाती है। मतलब अगर लोग उन गैसों के संपर्क में आ जाए तो भ्रम जैसी स्थिति पैदा होती है और वो जानलेवा होती है। मुंह से झाग तक निकलने लगता है और उसके बाद मृत्यु हो जाती है। इसलिए ज्वालामुखी वाले क्षेत्र से लोगों को निकाल लिया जाता है। हालांकि जहाँ पर लावे की पहुँच नहीं होती है वहाँ के लोगों को भी निकाला जाता है। तो इसके पीछे कारण क्या है? यही जो सल्फर की हानिकारक गैसें हैं, यह वहाँ के वायुमंडल में घुली हुई होती हैं और वहाँ रहना खतरे से खाली नहीं होता। अब इनका प्रभाव क्या होता है? तो प्रभाव ये होता है, सबसे पहली चीज़ तो ये अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होती है। ये अम्ल वर्षा कराने के लिए जिम्मेदार होती हैं। यहाँ आप देख सकते हैं श्वसन संबंधी दिक्कतें आती हैं, सांस लेने में इनसे दिक्कत होती है और पौधों में क्लोरोसिस की बीमारी हो जाती है। तो ये कुछ घटनाएं होती हैं और इनके पीछे जो उत्तरदायी यौगिक हैं वो सल्फर के यौगिक हैं, खासतौर पे सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। इसके बाद आप नाइट्रोजन के यौगिकों को देख लीजिए। यहाँ पर NO और N2O के बारे में, यह कहाँ से उत्सर्जित होती है? तो ताप संयंत्रों से इसका उत्सर्जन होता है। इसके अलावा गाड़ियों से होता है, जो मोटर वाहन होते हैं, जीवाश्म ईंधन के सहारे चलते हैं। वायुमंडलीय जो अभिक्रियाएं होती हैं उनसे भी इनका उत्सर्जन होता है। ये कुछ स्रोत हैं। अब यहाँ पर इनका जो प्रभाव होता है उसके तौर पर अम्ल वर्षा, जो एसिड रेन होती है वो इनकी वजह से होती है और यह काम सल्फर के यौगिक भी करते हैं। तो यहाँ कभी कभी प्रश्न बनता है कि अम्ल वर्षा कराने के लिए उत्तरदायी कौन कौन है। तो आपको पता होना चाहिए कि सल्फर के यौगिक भी करते हैं और नाइट्रोजन के यौगिक भी करते हैं। दोनों ही यहाँ पर अम्ल वर्षा कराने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब अम्ल वर्षा इनसे होती है और पादपों की जो उत्पादकता है उसमें कमी आती है। पौधों की जो प्रोडक्टिविटी है वो खो जाती है, उसमें कमी आ जाती है। आँखों और फेफड़ों में जलन होती है। यह भी श्वसन तंत्र और जितना भी नर्वस सिस्टम होता है उसको प्रभावित करते हैं, शरीर पर गलत प्रभाव डालती हैं। ये बातें हैं। और इसके अलावा जो निलंबित कण हैं, निलंबित कणों को आप देखेंगे तो यह कहाँ से उत्सर्जित होते हैं? मतलब इनका जो उत्पादन है वो कहाँ से होता है? तो जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्क होते हैं, निर्माण कार्य होते हैं, चाहे वो मकानों का हो या किसी भी चीज़ का हो, वहाँ से इनका जन्म होता है। मतलब वहाँ से ये वायुमंडल में घुलते हैं। भाप शक्ति संयंत्र जो होते हैं वहाँ से इनका जन्म होता है। भाप शक्ति संयंत्र, यहाँ पर कोयले का इस्तेमाल किया जाता है और इस प्रकार से यह निलंबित कण वायुमंडल में घुल जाते हैं। और गाड़ी मोटरों का जो ईंधन होता है उसके दहन से भी इन निलंबित कणों का जन्म होता है। इनसे दृश्यता में कमी आ जाती है। जब ये वायुमंडल में घुलते हैं तो पूरा धुंधला सा वातावरण वहाँ का हो जाता है, आर पार देखने में दिक्कत होती है, दृश्यता कम हो जाती है, सीमित हो जाती है। और जो लाल रक्त कणिकाएं मनुष्य के शरीर में पाई जाती हैं, आप जानते हैं कि रक्त कणिकाएं दो प्रकार की होती हैं, एक तो श्वेत होती है, दूसरी लाल होती है। और लाल रक्त कणिकाओं में जो मुख्य पदार्थ है वो हीमोग्लोबिन होता है, वर्णक होता है, उसी की वजह से इनका रंग लाल दिखाई देता है। तो यह जो लाल रक्त कणिकाएं हैं यह यहाँ पर बननी रुक जाती हैं या कम मात्रा में बनने लगती हैं और यह जो क्रिया है यह कैंसर की ओर मनुष्य को धकेल देती है। जो कोशिकाएं हैं, कणिकाएं हैं, उन्हीं की अनियमितता से कैंसर होता है। आप जानते हैं कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि यही कैंसर को जन्म देती है। तो इसे ये उकसाने का काम करते हैं। ये जो निलंबित कण है ये कैंसर जनक होते हैं, इस मामले में ये काफ़ी घातक है। इसके बाद हम देखते हैं हाइड्रोकार्बन को। तो हाइड्रोकार्बन में कौन से? हाइड्रोकार्बन में मुख्य रूप से बेंजीन और इसके अलावा इथाइलिन। बेंजीन का जो सूत्र होता है वो होता है C6H6। आपने जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की कक्षाएं हैं या जूनियर स्तर पर भी इसकी डिज़ाइन बनाई होगी, बड़ा ही आकर्षक होता है। ये एक एरोमेटिक यौगिक है। एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक इस प्रकार के दो कार्बनिक यौगिक होते हैं, आपने देखा है। तो इस प्रकार से बनती है बेंजीन रिंग। ये है बेंजीन। इसके हर कोने पर अगर आप एक एक कार्बन को बैठा दीजिए इस प्रकार से और उससे एक एक हाइड्रोजन को जोड़ दीजिए, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो इस प्रकार से बनेगा ये पूरा बेंजीन का स्ट्रक्चर। इसमें जितना कार्बन होता है उतना ही हाइड्रोजन भी होता है। इस प्रकार से बनाते हैं। और नहीं तो रिंग वाला स्ट्रक्चर आप नहीं बनाते हैं तो ये षटकोणीय आकृति आप बनाकर ये षष्ठभुज जैसी आकृति बनती है। एक इधर बना देते हैं बॉन्ड, डबल बॉन्ड, एक इधर डबल बॉन्ड हो जाता है और इधर एक डबल बॉन्ड हो जाता है। इस प्रकार से भी बेंजीन बनती है। तो ये जो बेंजीन है यह भी प्रदूषक ही है, यह जहरीली होती है, मनुष्य के लिए बहुत फायदेमंद नहीं होती। इसका आविष्कार किसने किया था?
देखिए, ये होता तो पहले से ही था, लेकिन इसको बनाने वाले, या ये कहना चाहिए कि समाज के सामने प्रस्तुत करने वाले केकुले थे। केकुले नाम के वैज्ञानिक थे। उन्होंने बेंजीन का आविष्कार किया था और वो बेंजीन की संरचना बनाने के लिए काफ़ी परेशान थे। उन्हें ये तो पता चल गया कि 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन के अणुओं को आपस में अगर संयुक्त कर दें, इनका यौगिक अगर तैयार किया जाए तो बेंजीन की जो संरचना है वो तैयार हो जाएगी। लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है, जो आप षटकोणीय संरचना इसकी बनाते हैं, वैसी संरचना कैसे बनाई जाए, मतलब कौन सा स्ट्रक्चर इसको दिया जाए, किस प्रकार का इसको आकार बताया जाए जिससे कि लोग उसी रूप में इसे जाने, इसके आकार का सही सही निर्धारण केकुले नहीं कर पा रहे थे। तो एक कहानी जैसी है कि केकुले एक दिन सो गए, मतलब इसी सोच में डूबे डूबे उन्हें नींद आ गई और सपने में उन्होंने देखा कि एक सांप गोल गोल चक्कर लगा रहा है, ऐसे ऐसे स्पिन कर रहा है। और ऐसे ऐसे स्पिन करते करते उसने क्या किया, अपने मुंह में ही अपनी पूंछ को डाल लिया। मतलब सांप ये रहा, ये इसका मुंह हो गया और यहाँ पर इसकी पूंछ हो गई, तो उसने अपनी पूंछ को अपने मुंह में डाल लिया और ये रिंग कंप्लीट हो गई, मतलब पूरी बंद रिंग तैयार हो गई। तो इस प्रकार का एक छल्ला बन गया और इस छल्ले से उनके दिमाग में आया कि ये षटकोणीय आकृति बन सकती है और बीच में बनेगा ये रिंग, यानी इस प्रकार से बेंजीन व्यवस्थित हो गया। तो वैज्ञानिकों के दिमाग कब कहाँ चले और कौन सा स्वप्न उन्हें दिखाई दे जाए, इसका कुछ भरोसा नहीं होता, लेकिन उसमें कुछ न कुछ अच्छाई छिपी होती है। फिलहाल ये जो बेंजीन है ये प्रयोगशाला में ही अच्छा लगता है, वायुमंडल में इसकी उपस्थिति चिंताजनक होती है। अगर ये वायुमंडल में उपस्थित है तो मनुष्य के लिए हानिकारक होगा निश्चित रूप से। और इसके अलावा इथाइलिन, ये जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं, यह सब क्या करते हैं, यह मोटर वाहनों और पेट्रोलियम उद्योग से पहली बात जन्म लेते हैं। मतलब इनका जो जन्म है वो यहीं से होता है, जीवाश्म ईंधन से इनकी मूल रूप से उत्पत्ति होती है। और वायुमंडल में जितना भी कार्बन घुला हुआ है उसके पीछे जीवाश्म ईंधन ही उत्तरदायी है। यह कैंसर के कारण बनते हैं, मतलब ये घातक बीमारियों को उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा श्वसन संबंधी जितनी दिक्कतें हैं वो इनसे पैदा होती हैं। समय से पहले पत्तियां और फल जो वृक्षों के होते हैं वो गिरने लगते हैं अपरिपक्व अवस्था में ही। पत्तियों और फलों का सही से विकास नहीं हो पाता, ये पौधों को भी बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार से ये काफ़ी घातक है, सिर्फ मनुष्य के लिए ही नहीं बल्कि वनस्पतियों के लिए भी। इसी प्रकार से और देख लीजिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका नाम आपने पीछे भी सुना है, CFC के नाम से इसे जानते हैं। यह आता कहाँ से है, तो रेफ्रिजरेटर से इसकी उत्पत्ति होती है। जो प्रशीतन की घटना होती है उसमें इसका इस्तेमाल होता है और वहाँ से जो गैस मुक्त होती है उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन की उपस्थिति होती है। जो हम लोग स्प्रे इस्तेमाल करते हैं, परफ्यूम, उसमें भी यह उपस्थित होता है। इसके अलावा अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हम कहें तो यह जो एयर कंडीशन वाली प्रणाली होती है उसमें भी पैदा होता है, मतलब उससे भी इसका उत्सर्जन होता है। यह ओजोन परत के लिए जहर होता है, हानिकारक होता है और भूमंडलीय ऊष्मन को बढ़ावा देता है। तो भूमंडलीय ऊष्मन को ये इसी प्रकार से बढ़ावा देता है, मतलब ओजोन परत का क्षरण करता है और ओजोन परत का क्षरण होने से जो सूर्य की किरणें हैं वो तेजी से पराबैंगनी जो उनका अंश है उसको लेकर पृथ्वी के धरातल पर आती हैं और इस प्रकार से पृथ्वी के तापमान में बहुत तेजी से वृद्धि होती है। ये बात हुई। और ओजोन के बारे में भी हमने देखा था, ओजोन परत के रूप में जब समताप मंडल में होती है तो समताप मंडल में ये लाभकारी होती है, ये कवच का काम करती है। लेकिन जब ये क्षोभ मंडल की निचली सतह पर हाजिर हो जाती है, मतलब बन जाती है, ये द्वितीयक प्रदूषक होती है। ये याद रखिएगा, कौन से प्रदूषक प्राथमिक है और कौन से द्वितीयक है ये पता होना चाहिए, इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। नहीं तो ऐसे प्रश्न बनते हैं कि पहचानिए इसमें से द्वितीयक प्रदूषक कौन सा है और प्राथमिक प्रदूषक कौन सा है। तो ओजोन जो है ये द्वितीयक प्रदूषक है, यह प्राथमिक प्रदूषकों के आपस में जो अंतरक्रिया है उससे बनती है। क्षोभ मंडल की बात हो रही है, इसका जो मूल कारण है वो है मोटर वाहन, मतलब जो गाड़ियां हैं उनके द्वारा इसका निर्माण होता है, मतलब उसके धुएं से श्वसन संबंधी समस्याएं आती हैं। और जो पत्तियां हैं, मतलब जो पर्ण समूह है, उसको अच्छा खासा नुकसान पहुंचता है। सीसा यानी लेड, तो लेड क्या करता है, लेड का भी जो उत्सर्जन है वो मोटर वाहनों से ही होता है और श्वसन संबंधी दिक्कतें आती हैं। इसके अलावा पाचन तंत्र बिगड़ जाता है अगर ये भोजन में मिल गया तो। भोजन में ऐसे नहीं मिलता, भोजन में ये सिंथेटिक फूड जो होते हैं उनसे मिलता है। मैगी नूडल की बात ये पिछले लेक्चर में हुई है, तो उसमें लेड था और वो पाचन तंत्र और तंत्रिका तंत्र दोनों को नुकसान पहुंचा रहा था। इस प्रकार से है। और अगर गर्भवती महिलाएं इनका सेवन करती हैं, मतलब लेड के पदार्थों का या लेड मिश्रित पदार्थों का वो सेवन करती हैं, तो उनका जो शिशु है वो अपंग या मंद बुद्धि भी पैदा हो सकता है, क्योंकि उसका जो शारीरिक विकास है वो अवरुद्ध हो जाएगा। इस प्रकार की चीज़ें। इसके बाद रेशों में जैसे कपास और ऊन, ये भी वायुमंडल में प्रदूषण फैलाते हैं। रुई की धुनाई जहाँ होती है, रुई के छोटे छोटे रेशे पूरे वातावरण में घुले रहते हैं
और वहाँ के जो कर्मचारी होते हैं उनको फेफड़ों की बीमारी की समस्याएं अक्सर देखने में मिलती हैं। सांस लेने में दिक्कत होती है, ये रुई के कण फेफड़े में जाकर जम जाते हैं, इस प्रकार की दिक्कतें होती हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ऊन वाला जो क्षेत्र होता है, मतलब ऊन उद्योग जहाँ पर फैला होता है, या कपास वाला। और सिर्फ कपास उद्योग ही नहीं, कपास के जो खेत होते हैं वो भी अच्छा खासा प्रदूषण फैलाते हैं, क्योंकि कपास के खेत में जो कपास के फल होते हैं जब वो फटना शुरू होते हैं तो रुई वातावरण में उड़ने लगती है। रुई वाले जितने भी पौधे हैं, जैसे सेमल को आप देख लीजिए, सेमल का जो पेड़ है उसमें लाल लाल फूल निकलता है, कांटेदार वृक्ष होता है, और उसके बाद रुई वाले बड़े बड़े फल लगते हैं, उसके अंदर गोल गोल रुइयाँ होती हैं। जब वो फटते हैं तो रुइयाँ बेशुमार तरीके से हवा के साथ उड़ती हैं, और ये गर्मी का मौसम होता है। गर्मी में जब लू चलती है तो उसके साथ साथ सेमल की रुइयाँ बहुत तेज रफ्तार में दौड़ती हैं चारों तरफ, और पूरा रेशा ही रेशा वायुमंडल में छा जाता है। तो यह सांस के जरिए लोगों के फेफड़ों में प्रवेश करता है और ये वायुमंडलीय प्रदूषण का कारण बनता है। ये बात हुई। इसके बाद एस्बेस्टस है। एस्बेस्टस जो है इसको आप देख लीजिए, ये रहा। ये खनन और निर्माण उद्योग, मतलब जो इसका खनन और निर्माण क्षेत्र है वहां से ये जन्म लेता है। इससे भी श्वसन संबंधी दिक्कतें आती हैं। हालांकि एस्बेस्टस अगर व्यवहारिक तौर पर देखें तो ये अग्निरोधी जो वस्त्र होते हैं उन्हें बनाने में काम आता है। फायर प्रूफ जितने भी चीज़ें होती हैं उनमें एस्बेस्टस का इस्तेमाल किया जाता है। इसको आग जल्दी नहीं पकड़ती, या ये गर्मी को झेल लेता है, ये कहा जा सकता है। लेकिन स्वास्थ्य के लिए ये भी अच्छा नहीं होता, स्वास्थ्य के लिए इसे अच्छा नहीं माना जाता। इससे श्वसन संबंधी दिक्कतें आती हैं, और ज़्यादा मात्रा में अगर इसका जो अंश है वो शरीर में प्रवेश कर जाए तो कैंसर की दिक्कत हो सकती है, कैंसर का रोग हो सकता है। स्मॉग को आपने देखा ही था, ये सबसे अंतिम में है। इसे जूम करके आप देख लीजिए, देखिए ये है सबसे नीचे स्मॉग। उद्योग और मोटर वाहन इसके जनक हैं, इसके स्रोत हैं जहाँ से ये पैदा होता है, और इससे आंखों में जलन होती है, श्वसन संबंधी समस्याएं आती हैं, इस प्रकार की दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। ये था स्मॉग। तो ये सब हम किस बारे में पढ़ रहे थे? ये पढ़ रहे थे वायु प्रदूषक और उनके स्रोत, इसके बाद उनके प्रभाव। मतलब प्रदूषक कौन कौन से हैं जो कि वायु में प्रदूषण फैलाते हैं, वो कहाँ से जनरेट होते हैं, और उनका क्या इफेक्ट होता है, उनका क्या प्रभाव होता है, ये हम अध्ययन कर रहे थे। अब चलते हैं आगे, और जो प्रदूषण की बात है, मतलब प्रदूषण का विषय है, मुद्दा है, उसको और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर आप कुछ और प्रदूषकों के बारे में देख लीजिए, जैसे कि वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, यह भी प्रदूषक ही होते हैं। वाष्पशील कार्बनिक यौगिक जैसे कि घर के अंदर के ये मुख्य स्रोत होते हैं, मतलब घर के अंदर प्रदूषण फैलाने में इनका बड़ा हाथ होता है, जैसे कि इत्र है। इसके अलावा हेयर स्प्रे है, फर्नीचर की पॉलिश होती है, फर्नीचर पर जो पॉलिश होती है उसे सुरक्षित करने के लिए या सुंदर बनाने के लिए, उसके द्वारा भी प्रदूषण फैलता है। गोंद से फैलता है, जो चिपकाने के लिए हम लोग ग्लू का इस्तेमाल करते हैं, उससे भी फैलता है। एयर फ्रेशनर जो हम लोग बड़े खुश होकर इस्तेमाल करते हैं कि हवा बहुत ताजी हो गई, बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है, तो उससे भी यहाँ पर प्रदूषण फैलता है। ये वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों की श्रेणी में आता है। इसके अलावा कीट से बचाव करने वाली जो क्रीम होती है, कीटनाशक क्रीम होती है, उससे भी यह फैलता है। मतलब प्रदूषण का जो फैलाव है वो इससे भी होता है, मतलब इन चीज़ों से भी होता है। लकड़ी की जो पॉलिश होती है, लकड़ी को दीमकों और जो और चीज़ें हैं पानी आदि से बचाने के लिए, मतलब नष्ट होने से बचाने के लिए उस पर पेंट किया जाता है, वार्निश की जाती है और पेंट किया जाता है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं यह वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों को जन्म देती हैं और ये प्रदूषक होते हैं। इस तरह के अन्य उत्पाद, इन्हें हम घर में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें जरा भी एहसास नहीं होता कि इससे कितने बड़े पैमाने पर और कितनी ज़्यादा मात्रा में प्रदूषण फैल रहा है। इसके बाद जैविक प्रदूषकों को हम देखेंगे, तो इसमें पौधों के जो पराग के कण होते हैं वह भी उत्तरदायी होते हैं। मतलब पौधों के जो पराग के कण होते हैं वह भी वायुमंडल में प्रदूषण फैलाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। हालांकि उतने नहीं जितने कि मानव के क्रियाकलाप, लेकिन फिर भी इनका रोल तो होता है। जैसे अभी पीछे हमने रुई वाले पौधों को देखा था, हालांकि वो पराग के कण नहीं थे, वो तो फल का जो अंतिम रेशे वाला रूप होता है वो था। पराग के कणों से भी वैसा ही प्रदूषण फैलता है। आपने पीछे रुई के रेशों की बात देखी थी। कपास की जो रुई है या सेमल की जो रुई है और जितने भी रुई वाले पौधे होते हैं उनकी रुई वायुमंडल में उड़ने लगती है और ये सांस के साथ फेफड़ों तक पहुंच जाती है और नुकसान पहुंचाती है। ठीक वैसे ही जो पराग के कण होते हैं, कुछ पौधों के जो पराग के कण होते हैं वो वायुमंडल में घुले रहते हैं और सांस लेने में उनसे दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा घुन और पालतू जानवरों के बाल। अभी अमेरिका में एक रिसर्च की गई और पता लगा कि जो घर में रखे जाने वाले पालतू जानवर हैं जैसे कुत्ते और बिल्लियाँ, इनके रेशे उनके मालिकों के फेफड़े में पाए जा रहे हैं। मतलब कुछ जगह पे की गई रिसर्च थी, खासतौर पे बच्चों के फेफड़े में, और एक बच्चे के फेफड़े में बिल्ली के काफ़ी ज़्यादा रेशे पाए गए थे, मतलब बिल्ली के काफ़ी ज़्यादा बाल पाए गए थे।
क्योंकि वो हमेशा उसके साथ खेलता था। तो छोटे छोटे जो उसके बाल थे, छोटे कण, वो फेफड़े के अंदर प्रवेश कर गए और यह फेफड़े की कार्यप्रणाली को बाधित कर देते हैं। हमारे जो फेफड़े हैं वो स्पंज की तरह बहुत सारी चीज़ों को सोखते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं, और इनकी सफाई करना बहुत मुश्किल काम होता है। फेफड़े अगर एक बार जाम हो गए तो इन्हें साफ करना लगभग असंभव सी बात होती है। तो इसलिए इन्हें बचा कर रखने की आवश्यकता होती है। लेकिन बचेंगे कैसे? बचेंगे तभी जब प्रदूषण कम होगा। जैसे आपने जो रसोई घर होता है, घर के प्रदूषण की अगर बात हो रही है तो यहाँ पर रसोई घर की बात कर लेते हैं। जो किचन होता है हमारे घरों में, उसमें तेल का छौंक लगाया जाता है सब्जी डालने से पहले। सब्जी को बनाया होगा आपने या बनते देखी होगी, तो उसमें पहले तेल का छौंका या कोई भी चीज़ है उसका पहले छौंक लगाकर, चाहे वो घी हो या तेल हो, उसके बाद तब सब्जियाँ उसमें डाली जाती हैं। तो वह तेल का जो छौंका होता है उससे धुआं उठता है, या कोई चीज़ छानी जाती है जैसे पूरियाँ तली जाती हैं, तो उससे जो धुआं उठता है उसमें तेल घुला हुआ होता है। अब आप एक एग्जास्ट फैन अगर लगा दीजिए ऊपर, आजकल किचन में एग्जास्ट और जो चिमनी होती है उसका प्रचलन है, तो चिमनी लगी है तब तो कोई बात नहीं, उसमें दिखेगा नहीं आपको, हालांकि उसमें भी देखा जा सकता है, लेकिन एग्जास्ट में ये बात आपको साफ साफ दिखाई देगी। जो एग्जास्ट के पंखे होते हैं, कभी उसको उतार कर देखिएगा, कितने चिपचिपे हो जाते हैं। कैसे होते हैं? वो जो तेल युक्त धुआं था वो उन तक पहुंचा और उन्हें एकदम तेल में डुबो देता है। चिपचिपे ही नहीं होते, लगता है कि उन पर तेल उड़ेला गया है, ऐसी कंडीशन आ जाती है अगर लंबे समय तक उन्हें साफ न किया जाए तो ठीक वही हाल हमारे फेफड़ों का भी होता है। फेफड़ों को हम देख नहीं पाते, एग्जास्ट का पंखा दिख जाता है या चिमनी के जो पार्ट हैं वो दिख जाते हैं, इसीलिए चिमनी लगवाने का प्रचलन है। और पहले के समय में तो जो चूल्हे पर खाना बनता था, अब तो उज्ज्वला योजना आ गई तो इसमें काफ़ी गनीमत हो गई, और पहले का जो समय था उसमें लकड़ी के ईंधन का इस्तेमाल करके बनाते थे। आज भी करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, लेकिन कम हो गया है इसका उपयोग। तो उसमें धुएं की वजह से फेफड़े खराब हो जाते थे। बहुत से लोगों को दमा हो जाता था, मतलब खांसने की बीमारी हो जाती थी, दमा एक अलग चीज़ है। फेफड़ों में खराबी आ जाती थी, आंखें खराब हो जाती थी, आंखों का लेंस खराब हो जाता था। तो ये सब जो घरेलू वायु प्रदूषण है उसी का कारण है। और घरेलू वायु प्रदूषण को रोकने में ये जो मोदी जी की उज्ज्वला योजना है, इसने काफ़ी योगदान दिया है, बड़े पैमाने पर योगदान दिया है। तो विश्व स्तर पर इसकी प्रशंसा भी हुई है। ये अच्छी पहल थी। हालांकि जहाँ जो उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं, जो महिलाएं इन्हें लाभ के तौर पर ली हैं, वो बचत करने के चक्कर में पड़ जाती हैं। जो गांव वाले एरिया है वहाँ मैंने देखा है कि गैस सिलेंडर बचा लिया और बाहर से लकड़ी वाला ईंधन ले आके चूल्हा जला रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि गैस बची हुई है, उसमें हमें पैसा फिर से नहीं लगाना पड़ेगा, उसे बार बार भरवाना नहीं पड़ेगा, उसको हम बचा के रखे हुए हैं और लकड़ी का जो मतलब काम चलाऊं ईंधन हमारे पास है, उससे हम काम चला रहे हैं। मतलब बचत का जो भाव है वो वहाँ पर पैदा हो जाता है, और ये कितना हानिकारक है ये उन्हें समझ में नहीं आता। तो ये चीज़ें हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो पौधों के पराग के कण हैं वो प्रदूषण फैलाते हैं। अभी कश्मीर से एक न्यूज़ आई थी कि वहाँ पर बहुत सारे पेड़ों को काटने की बात चल रही है, क्योंकि उनके पराग कणों से प्रदूषण फैल रहा है। और कोरोना वायरस जो आजकल फैला हुआ है उसमें वो योगदान दे सकते हैं। मतलब ऐसे ही सांस की बीमारी, कोरोना क्या है, ये फेफड़ों को प्रभावित करने वाला वायरस है। हालांकि शरीर के अन्य हिस्सों पर भी प्रभाव डालता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इससे प्रभावित होते हैं वो फेफड़े होते हैं। ये ज़्यादातर जो है फेफड़ों को प्रभावित करता है, बाकी अंगों को भी प्रभावित करता है, ये बात सामने आई है। और अभी जो इसका स्वरूप है कोरोना का, ये अस्पष्ट है, इसमें निश्चितता नहीं है, इसलिए कुछ भी फिक्स नहीं कहा जा सकता कि ये किन चीज़ों को ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। लेकिन अभी तक जो रिसर्च हुई है उसमें यही पता लगा है कि फेफड़े इससे सबसे ज़्यादा हानि में पहुँचते हैं, मतलब हानि झेलते हैं। तो कश्मीर में कुछ पेड़ों को काटे जाने की बात चल रही थी, कुछ मतलब कई हजार, और इसलिए क्योंकि वो पराग कणों का उत्सर्जन कर रहे थे और वहाँ सांस लेने में दिक्कतें आ रही थी। तो सांस लेने में दिक्कतें आ रही थी, इस वजह से वहाँ की जो सरकार है और वहाँ के जो लोग हैं वो उसे काटने पर बल दे रहे थे। हालांकि कटे या नहीं ये अलग बात है। इसके बाद और देखिए, फार्मेल्डिहाइड। फार्मेल्डिहाइड ये भी एक प्रदूषण का बड़ा स्रोत है। यह एक रासायनिक यौगिक है, मूल रूप से कालीन यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है, ये कालीन है। कालीन मतलब गलीचा, जो कारपेट होता है। इसके बाद और भी चीज़ें हैं, जैसे कि कणबोर्ड और फोम से इसका उत्सर्जन होता है। इसके अलावा फोम बनाने का जो उद्योग होता है वहाँ पे फार्मेल्डिहाइड, और कालीन को धोने के लिए जब गलीचा तैयार किया जाता है तो उसको धोने के लिए फार्मेल्डिहाइड को इस्तेमाल करते हैं, उससे इसमें चमक आती है, इसमें चमक लाने के लिए ऐसा करते हैं। तो ये जो उत्पाद है मतलब फार्मेल्डिहाइड है, ये हानिकारक होता है, इससे आंखों और नाक में जलन होती है। इसके अलावा एलर्जी भी हो सकती है, कुछ लोगों में एलर्जी की भी घटना देखी जाती है। अगले नंबर पर हम देखेंगे रेडान को। रेडान एक प्राकृतिक गैस है, मतलब अगर प्राकृतिक तौर पर देखें तो वैसे तो मतलब इसे औद्योगिक तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है।
भूकंप के संकेत के तौर पर रेडान गैस को देखा जाता है। इसके उत्सर्जन की दर जब बढ़ जाती है तो हम मानते हैं कि भूकंप आने वाला है। तो यह एक गैस है जो कि प्राकृतिक रूप से मिट्टी के द्वारा उत्सर्जित होती है और इसका उत्सर्जन तब बढ़ जाता है जब अर्थक्वेक आने वाला होता है। तो यह भूकंप के पूर्वानुमान में भी सहयोग करती है। लेकिन आधुनिक घरों में जो वेंटिलेशन है वो अगर खराब हो जाए, मतलब जो हवा का आना जाना है, खुलापन जो है वो खराब हो जाए, मतलब उसमें कमी आ जाए, तो यह घर के अंदर ही रह जाती है और फेफड़ों के कैंसर का कारण बनती है। फेफड़ों में कैंसर को उत्पन्न करती है। मतलब घर का जो वातावरण है, खिड़की दरवाजे थोड़ा कम रहे, वेंटिलेशन की जो मात्रा है वो काफ़ी कम हो जाए, खुला और स्वच्छ घर न रहे, तो ऐसे में रेडान गैस का यहाँ डेरा बन जाता है और ये हानिकारक होती है। यह फेफड़ों के कैंसर के लिए उत्तरदायी होती है। इसके अलावा फ्लाई ऐश को आप देख लीजिए। फ्लाई ऐश यानी उड़न राख, इसे हिंदी में कह सकते हैं। यह ठोस पदार्थों के दहन से उत्पन्न होती है। किसी भी ठोस चीज को आप जलाइए तो बड़े पैमाने पर जो राख है वह वायुमंडल में उड़ने लगती है, वायुमंडल में उसका उत्सर्जन होने लगता है। अब इसकी रचना कैसे होती है, तो एल्यूमिनियम सिलिकेट और इसके अलावा सिलिकॉन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, इस प्रकार की जो मात्रा इसमें पाई जाती है, मतलब इस प्रकार के जो यौगिक है इनकी मात्रा इसमें पाई जाती है। ये जो फ्लाई ऐश है इसमें ये चीज़ें मिलती हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं। देखिए, एल्यूमिनियम सिलिकेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, इनकी उपस्थिति पाई जाती है और यह सभी जो है ये हानिकारक होते हैं। अब उड़न राख के कण यानी जो फ्लाई ऐश होती है, इसके कण ऑक्साइड से समृद्ध होते हैं। इसमें ऑक्साइडों की बहुतायत होती है या भरपूर मात्रा होती है। इसमें सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इसके अलावा जितने भारी धातु वाले तत्व हैं जैसे कि सीसा, आर्सेनिक, कोबाल्ट, कापर, ये सब मौजूद होते हैं और ये सभी अगर फेफड़ों में पहुंच जाए तो हानिकारक है। अगर इनकी उपस्थिति मनुष्य के या किसी भी जीव के फेफड़ों में होती है तो ये उसे नुकसान पहुंचाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ तक हमने जो उत्पाद थे, अलग अलग चीज़ें थी, उन्हें प्रदूषकों के तौर पर देखा। वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों को देखा, जैविक प्रदूषकों को देखा, इसके बाद फार्मेल्डिहाइड, रेडान और फ्लाई ऐश जैसी जो चीज़ें हैं उनको हम देख चुके हैं। अब पर्यावरण और वन मंत्रालय के जो नीतिगत उपाय हैं, मतलब इन चीज़ों पर रोकथाम करने के लिए, लगाम लगाने के लिए, पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए, वह क्या है, तो आइए देख लेते हैं। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने सन 2009 में इसकी अधिसूचना को रद्द कर दिया। कहने का मतलब ये है कि जो पर्यावरण और वन मंत्रालय था उसने फ्लाई ऐश के निपटान के लिए कुछ उपाय किए। यहाँ पर कुछ उपाय किए गए, क्योंकि फ्लाई ऐश जो उत्पाद थे, अलग अलग ईंधन या जो वस्तुएं थी उन्हें जलाने से उत्पन्न होती थी और इसका अगर समुचित मात्रा में उपयोग न कर दिया जाए, मतलब इसे यूज न कर लिया जाए, तो ये पर्यावरण के लिए हानिकारक है। तो इसे अलग अलग स्थानों पर किसी चीज़ को पाटने के लिए, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, सभी निर्माण परियोजनाओं और सड़क के तटबंधों के निर्माण, इसके अलावा थर्मल पावर स्टेशन के 100 किलोमीटर के दायरे में निचली भूमि के पटान के लिए जो फ्लाई ऐश है, इस पर आधारित जो उत्पाद है, इनके उपयोगों को अनिवार्य कर दिया। मतलब इनका जो उपयोग है वो निचली जमीन को पाटने के लिए इस्तेमाल होने लगा, मतलब किया जाने लगा। इसके बाद थर्मल पावर स्टेशनों के 50 किलोमीटर के दायरे में खदान भरने की जो गतिविधियां हैं, मतलब थर्मल पावर स्टेशन के आसपास की जो खदान है जो कि खाली पड़ी हुई है, बेकार पड़ी है, उनको भरने के लिए फ्लाई ऐश का इस्तेमाल किए जाने पर मंजूरी मिल गई। मतलब इससे होगा क्या, यह उपयोग में भी आ जाएगी और वायुमंडल को नुकसान भी नहीं पहुंचाएगी। और ऐसे अगर इसे खुले तौर पर कहीं छोड़ दिया गया तो यह उड़ती रहेगी और वायुमंडल में घुलती रहेगी और वायुमंडल को प्रदूषित करती रहेगी। तो इसके निपटान के प्रयास किए गए। इसके बाद आप देख रहे हैं अरेस्टर्स को। तो अरेस्टर्स क्या है, इनका उपयोग दूषित हवा से पर्टिकुलेट प्रदूषकों को अलग करने के लिए किया जाता है। जो पर्टिकुलेट मैटर हवा में घुला हुआ है और मानव स्वास्थ्य के लिए या जीवों के स्वास्थ्य के लिए घातक है, तो यह करते क्या है, यह प्रदूषकों को हवा से अलग करने का काम करते हैं। और स्क्रबर्स क्या है, तो स्क्रबर्स के बारे में अगर देखें तो ये सूखी या गीली पैकिंग सामग्री के माध्यम से धूल और गैसों को, मतलब दोनों को हवा से साफ करने के लिए, मतलब दोनों को हवा से निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब जितने भी हानिकारक कण हैं उन्हें नम माध्यमों का इस्तेमाल करके हवा से अलग कर दिया जाता है। जो वायु है उसे स्वच्छ बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें नमी अनिवार्य है। जैसे आप देखते हैं जब वर्षा हो जाती है तो जो वायुमंडल है या वातावरण है वो ज़्यादा साफ हो जाता है, प्रदूषण की जो तादाद है वो कुछ पीछे हट जाती है, कम हो जाती है, आसमान में भी सफाई आ जाती है, जो धुंधलापन प्रदूषण की वजह से आ गया रहता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो वही काम यहाँ पर कृत्रिम तौर पर किया जाता है, मतलब नम माध्यमों का,
इस्तेमाल करके जो प्रदूषक पदार्थ हैं उन्हें वायु से अलग करने का प्रयास किया जाता है। जो कण के रूप में मौजूद प्रदूषक हैं वायु में, उन्हें अलग करने का सबसे अच्छा जरिया बरसात है। अगर बारिश हो गई तो वो जितने भी कण हैं वो वायु से अलग होकर जमीन पर आ जाएंगे और इस प्रकार से प्रदूषण समाप्त हो जाएगा। इसीलिए आजकल जो धूल वाले या प्रदूषण वाले क्षेत्र हैं, जैसे चौराहे वगैरह, वहाँ पर कुछ शहरों में, मतलब ये सभी शहरों में तो नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ शहरों में सरकारें फव्वारे लगवाने का काम कर रही है। और ये जो फव्वारे हैं ये आसपास की धूल को समेट लेते हैं। जो धूल के कण हैं वो आके यहाँ पर शांत हो जाते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। तो फ्लाई ऐश के बारे में आपने क्या समझा? फ्लाई ऐश पर इतनी चर्चा हो गई। इसमें जो मूल सारांश है वो ये है कि फ्लाई ऐश ठोस पदार्थों के दहन से उत्पन्न होती है, मतलब ठोस चीज़ों को जलाने से पैदा होती है। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे इसे और थोड़ा ध्यान से देख लेंगे, एक बार रिवीजन जैसा, उसके बाद तब आगे चलेंगे। क्योंकि यहाँ पर फ्लाई ऐश का जो कॉन्सेप्ट है इस पर प्रश्न बार बार बनते हैं, चाहे मेंस एग्जाम हो या प्रीलिम्स हो। जो ऐसे टॉपिक होते हैं वहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो इन्हें देख लेते हैं। और इसके निपटान पर काफ़ी चर्चा हुई थी, काफ़ी बहस हुई थी, तो वो भी चिंता का विषय है और मतलब सोचने का विषय है चिंता से ज़्यादा। उसको देख लेते हैं। दरअसल जो ताप विद्युत संयंत्र होते हैं या किसी अन्य स्थान पर भी अगर कोयले को जलाया जाता है, जो कोयला होता है उसको अगर हम जलाते हैं तो इससे राख उत्पन्न होती है। किसी भी चीज़ को आप जलाएंगे तो राख पैदा होगी। कोयले की यहाँ इसलिए बात की गई है क्योंकि वो कार्बन का एक बड़ा स्रोत है। तो इस प्रकार से जो राख उत्पन्न होती है वह उप उत्पाद के रूप में बाहर आती है। और इस फ्लाई ऐश में, मतलब इस राख में सिलिका होती है, ये बात हम देख चुके हैं। इसके अलावा एल्यूमिनियम होता है, लोहे के ऑक्साइड होते हैं, यानी आयरन की उपस्थिति होती है। और इसके अतिरिक्त कैल्शियम, मैग्नीशियम और विषैली धातुएं। विषैली धातुओं में जैसे आपने देखा आर्सेनिक, कोबाल्ट और तांबा। तांबा यहाँ विषैली धातुओं के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, वो सब इसमें पाई जाती है। और यह जो फ्लाई ऐश है इनसे वायु तथा जल ये दोनों ही प्रदूषित होते हैं। ऐसा नहीं है कि वायुमंडल ही प्रदूषित होता है, इससे जो जल है वो भी प्रदूषित होता है। जब ये जल में घुलती है तो वहाँ भी नुकसान ही पहुँचाती है और श्वसन से संबंधित जितनी समस्याएं हैं वो पैदा करती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इसके अलावा यह पत्तियों और मिट्टियों पर जब पूरी तरह से जम जाती है तो इससे भी वनस्पतियों पर घातक असर पड़ता है। मतलब ये जीवों को ही नहीं प्रभावित करती बल्कि जो वनस्पतियां हैं उनको भी नुकसान पहुंचाती है। पत्तियों की ऊपरी सतह पर अगर ये जम जाएगी और लंबे समय तक बरसात न हो तो पत्तियों की जो प्रकाश संश्लेषण करने की या वाष्पोत्सर्जन करने की क्रिया है वो बाधित हो जाएगी, क्योंकि पत्तियों के ऊपर तो ये जमा हो गई, पत्तियां खुली नहीं है, उसके जो रंध्र हैं वो खुले नहीं है, तो वो अपनी क्रियाकलाप कैसे कर पाएंगी। तो इस प्रकार से पेड़ों और वनस्पतियों का जो विकास है वो अवरुद्ध हो जाता है। हालांकि जब बरसात होती है तो ये धुल जाती है, उसके बाद पत्तियां फिर से चमकने लगती हैं और अपना काम करने लगती हैं। लेकिन जितने समय तक ये जमा रहती है, खासतौर पर गर्मी के मौसम में, तो ये बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। और सड़क के किनारे वाली जितनी वनस्पतियां हैं उनमें ये खास बात देखने के लिए मिलती है। सिर्फ फ्लाई ऐश ही नहीं, जितने भी धूल या इस तरह के छोटे छोटे कण हैं जो कि प्रदूषकों के रूप में इन वनस्पतियों के पत्तों पर जमा होते हैं वो इन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। इसके बाद फ्लाई ऐश के कई सकारात्मक भी यहाँ पर पक्ष हैं, मतलब सिर्फ नकारात्मक पक्ष नहीं है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ नुकसान ही करती है। तो सकारात्मक पक्ष क्या है? इसका उपयोग निर्माण कार्य में किया जाता है, मतलब ये जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्क होते हैं उनमें इस्तेमाल होती है। कैसे? तो यह सीमेंट का एक अच्छा, मतलब जो सीमेंट आप जोड़ाई के लिए यूज करते हैं, ईंटे के बीच में फेविकोल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं या उससे पलस्तर किया जाता है, अलग अलग चीज़ें बनती हैं, ढलाई की जाती है। तो सीमेंट का ये बढ़िया विकल्प हो सकता है। सीमेंट को बनाया जाता है, उसके स्थान पर हम फ्लाई ऐश का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इससे बनी हुई जो ईंटें होती हैं वो काफ़ी हल्की होती हैं। अभी तक जो ईंटों का निर्माण होता है वो कैसे होता है? मिट्टी से होता है। जगह जगह मिट्टी खोद कर वहाँ भट्ठे लगाए जाते हैं और भट्ठों में चिमनियाँ होती हैं, नीचे आवा होता है, मतलब एक भट्टी होती है, उसमें जो कच्ची ईंटें होती हैं उनको डालकर पकाया जाता है। फिर पक्की ईंटें वहाँ तैयार होती हैं, लाल लाल ईंटें। फिर उन लाल लाल ईंटों को, मतलब पकी हुई ईंटों को ट्रैक्टर या अन्य साधनों में लादकर अलग अलग स्थानों पर पहुँचाते हैं। भट्टे यही होते हैं। प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा फैलता है। आप देखे होंगे जो ईंट भट्ठे होते हैं वहाँ पे चिमनियाँ होती हैं, उनसे लगातार धुआं निकलता रहता है और आसपास कोई भी जो फलदार पेड़ है वो पनप नहीं पाता। सारे फल और सारी वनस्पतियाँ आसपास की खराब हो जाती हैं, सिर्फ उसके ताप के प्रभाव से। लगातार वहाँ पर अंगारे रहते हैं। तो इस प्रकार के ईंट भट्ठों को बंद करने का ये अच्छा रास्ता हो सकते हैं। मतलब फ्लाई ऐश यह कार्बनिक उत्पादों के रूप में, मतलब दहन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती ही है, तो अलग से इसको प्रदूषण फैलाने की आवश्यकता है नहीं। इसका इस्तेमाल ईंटों को बनाने में किया जा सकता है और इसका वजन भी काफ़ी कम होगा। आप मिट्टी की एक ईंट का वजन देखे होंगे, काफ़ी ज़्यादा होता है, उसकी तुलना में ये हल्की होगी। और फ्लाई ऐश भूमि की जल धारण क्षमता को बढ़ा भी देती है। जो मिट्टी के रंध्र हैं उनके ऊपर ये फैल जाती है
और रंध्रों को बंद कर देती है। तो मिट्टी के अंदर से वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है, मतलब मिट्टी के अंदर का जो पानी है, नमी है, वो भाप बनकर उड़ नहीं पाता और इस प्रकार से मिट्टी के अंदर नमी बनी रहती है। ये एक सकारात्मक पक्ष है। हर चीज़ हानिकारक भी होती है और उसमें कुछ लाभ भी छिपे होते हैं, तो दोनों पक्षों को यहाँ देखना चाहिए और उसके लाभों को हम अपने तरीके से किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बड़ी बात है। उसका प्रबंधन हम इस प्रकार से करें कि वो जो लाभकारी पक्ष है वही हमें ज़्यादा दे। और भी बातें हैं, जैसे फ्लाई ऐश को यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपक, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपक है या अन्य कण निस्यंदक उपकरणों के द्वारा अभिग्रहण करके वायु में मिलने से रोका जा सकता है। मतलब ये जो उपकरण है, इनकी सहायता से, ये उपकरण जो है, इसे इंग्लिश में आप प्रेसिपिटेटर कह सकते हैं। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपक है, इसे आप इंग्लिश में प्रेसिपिटेटर कह सकते हैं। तो इसके द्वारा फ्लाई ऐश को हम रोक सकते हैं वायुमंडल में घुलने से। वायुमंडल में अगर ये एक बार घुल गई तब तो ये नुकसानदेह होगी ही होगी, लेकिन उससे पहले अगर हम इसका उचित प्रबंधन कर पाए तो ये हमारे लिए बेहतर होगा और वायु में घुलने से रोकने का ये जरिया है। इसके बाद गाड़ियों की गति को सहज बनाने के लिए पेट्रोल में, मतलब जो पेट्रोल ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होता है, उसमें टेट्राएथाइल लेड का इस्तेमाल किया जाता है। टेट्राएथिल लेड का इस्तेमाल करते हैं, जिसे कि हम लोग टेल के नाम से जानते हैं। ये जो TEL है, इसका मतलब क्या है? टेट्राएथिल लेड। और ये कहाँ मिलाया जाता है? पेट्रोल में मिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि गाड़ियों की जो गति है वो सहज बनी रहे, रफ्तार को अच्छा बनाए रखने के लिए। अब इसका प्रयोग परा आघात, मतलब एंटी नॉक एजेंट के रूप में किया जाता है, अपस्फोटन रोधी पदार्थ के रूप में। और यही लेड गाड़ियों के धुएं के रूप में वातावरण में मिल जाता है तथा सांस के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर पहुंच जाता है। ये लेड की बात हो रही है। फ्लाई ऐश के साथ साथ यहाँ लेड की भी चर्चा हो गई। तो लेड को तो हमने देखा है, यह मस्तिष्क के मस्तिष्क की गतिविधियां हैं, जो तंत्रिका तंत्र के अलग अलग कार्य हैं, उनमें बाधा पहुंचाता है। तो टेल की चर्चा यहाँ हुई है, लेकिन टेल की चर्चा आगे और विस्तार से होगी। यहाँ सिर्फ फ्लाई ऐश को देख लेते हैं, क्योंकि फ्लाई ऐश के बारे में हमने पढ़ा है और यहाँ पर हम एक बार दोहराव कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। और इस पूरे क्रम में हमने देखा कि फ्लाई ऐश हमारे लिए सिर्फ नुकसानदेह ही नहीं है, फायदेमंद भी है। बस उसको वायुमंडल में घुलने से हमें रोकना है। वायुमंडल में घुलने से अगर वो एक बार रुक जाती है और उससे पहले ही उसका समुचित प्रबंधन कर लिया जाता है, तो वो हमें सिर्फ लाभ ही देगी, नुकसान नहीं करेगी। तो यहाँ पर ये लेक्चर समाप्त होता है। इसके बाद जो पर्यावरण और वन मंत्रालय के नीतिगत उपाय हैं उनके बारे में, और जो सरकारी पहलें हैं, सरकारी पहल में क्या चीज़, जैसे कि राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम है, इसके बारे में चर्चा होगी। मतलब वायु की जो गुणवत्ता है उसकी निगरानी करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कौन से प्रयास हो रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे और वो सब होगा अगले वीडियो लेक्चर में। इसमें इतना ही और तब तक के लिए नमस्कार।